तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। पहले तो आपको ये बता दूँ कि 2 दिन हमारा एपिसोड नहीं आने का जो कारण था वो ये था कि मेरे एडिटर की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे भी उसका ख्याल रखते हुए 2 दिन जाना पड़ा उसकी खातिरदारी करने में, हॉस्पिटलाइजेशन में। और अभी तक भी किसी नए एडिटर का बंदोबस्त नहीं हुआ है। मैं बाहर से अपने दोस्तों के थ्रू उनकी रिक्वेस्ट करके ये वीडियो लोड कर रहा हूँ और आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ एक पक्का आदमी ढूंढ के तो फिर समय से ये सब वीडियो डाला करेंगे। अभी शायद 2-4 दिन थोड़ा टाइम की गड़बड़ हो सकती है, लेकिन आपको एपिसोड देखने को मिलेंगे ज़रूर। बहुत सी टेक्निकल बातें होती हैं जो मेरे बस का रोग नहीं है, बहुत से काम मुझे करने नहीं आते, तो एक शख्स की ज़रूरत होती है और उसकी कमी में ये थोड़ी जो हेर बदल हुआ है टाइमिंग में, उसके लिए आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। खैर, आज बात करते हैं मुंबई से आई एक बड़ी जजमेंट की। सीबीआई की एक कोर्ट ने गुटखा बैरन, बहुत बड़ा गुटखा का खिलाड़ी जेएम जोशी को 10 साल की सज़ा सुनाई है और 15 लाख रुपए का जुर्माना किया है। उसके साथ ही 2 शख्स और, जिनके नाम हैं फारूक मंसूरी और जमीरुद्दीन अंसारी, इनको भी 10-10 साल की सज़ा और 15-15 लाख रुपए का जुर्माना। अब ये केस बड़ा इसलिए हो जाता है कि मुंबई की अदालतों में बहुत कम ऐसे केस चले हैं जिनमें दाऊद इब्राहिम खुद एक एक्यूज्ड हो। ये उनमें से एक केस है जिसमें सबसे पहला एक्यूज्ड दाऊद इब्राहिम कासकर है, जो आज कराची में। केस कुछ अजीब सा है। थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको इसकी बतानी पड़ेगी ताकि पूरे इस केस को, जो तकरीबन 2004 से लेके अभी 2023 तक चला, देखो कितने साल हो गए, 19 साल से ये केस चल रहा है, उसकी जजमेंट कल आई है मंडे को। सीबीआई कोर्ट ने, जो मकोका कोर्ट है, उसने फैसला सुनाया। जेएम जोशी, गोवा गुटखा का नाम आपने सुना होगा, एक ज़माने में बहुत मशहूर हुआ करता था। और उसके साथ ही एक और गुटखा बहुत मशहूर था जिसको मानिक चंद कहते थे। मेरे हिसाब से जब से मैं मुंबई में जब ये नवरात्रि की या दूसरी सेलिब्रेशन देखने को मिलते थे, जो जितने पंडाल लगते थे मुंबई में, जितनी एडवर्टाइजमेंट उन पंडाल में मानिक चंद गुटखा की होती थी, उतनी शायद ही किसी और कंपनी की देखी हो। बहुत बड़े लेवल पे वो कल्चरल इवेंट्स और धार्मिक इवेंट्स स्पॉन्सर किया करता था मानिक चंद गुटखा वाला। और उसका जो मालिक है, पूना में इसका बहुत बड़ा एक हेडक्वार्टर था। उस ज़माने में पूरी ग्लास की कांच की बिल्डिंग बनाई गई थी, जो अपने आप में इसलिए मशहूर थी कि उसके बाहर जो हाई एंड गाड़ियाँ खड़ी होती थी, दुनिया की हर लेटेस्ट बड़ी कार उस कंपाउंड में खड़ी होती, तो सब की सब गाड़ियाँ इस रसिक भाई की गाड़ियाँ थी, धालीवाल की। ये धालीवाल, रसिकलाल और जेएम जोशी, ये दोनों एक ज़माने में पार्टनर हुआ करते थे। और 2001 में चलते चलते दोनों पार्टनर्स में कोई झगड़ा पैदा होता है। जेएम जोशी का कहना ये था कि गुटखा बनाने का जो फार्मूला है वो उसका था, पैसा जो लगाया था वो रसिकलाल धालीवाल ने लगाया था, और बहुत सालों तक वो साथ में काम करते रहे, लेकिन धालीवाल ने कभी उसके साथ पूरा हिसाब किताब नहीं किया। तो 2001 में ये दोनों दोस्तों में लड़ाई हो जाती है। जेएम जोशी धालीवाल से 260 करोड़ रुपए की मांग करता है कि इतना पैसा आपका मुझे देना बनता है जो आपने कमाई की है, हमारी दोनों की कंपनी जो हम मिल के चला रहे थे उसने जो कमाई की है।
लेकिन रसिक लाल का कहना का तुम्हारा कुछ नहीं बनता, थोड़ा बहुत जो पेमेंट बाकी है वो कोई 9-10 करोड़ रुपया उसने बताई, वो आप ले लो, अगर जाना है तो जाओ। अब डिफरेंस देखिए, कहाँ 9-10 करोड़ और कहाँ 260 करोड़। करते करते ये झगड़ा दाऊद इब्राहिम तक पहुंच जाता है। अब ये बात तो पक्की है कि दाऊद इब्राहिम के पास अगर कोई गया होगा तो वो JM जोशी गया होगा, क्योंकि इसको लगता था कि इसके साथ बेईमानी हो रही है, नुकसान हो रहा। अब धालीवाल के जाने की बात लगती नहीं, क्योंकि वो तो कमा के बैठा था, 10 करोड़ देने को तैयार है। वो दाऊद के पास क्यों जाएगा? उसके पास कोई गंवाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, उसको तो फ़ायदा ही फ़ायदा था। लेकिन अपनी डिफेंस में, बाद में उस पर आएंगे, बाद में थोड़ी देर में, जोशी ने कोर्ट में क्या कहा था वो आपको बताएंगे। ये दोनों शख्स, जब ये केस पहुंचता है दाऊद के पास, इन दोनों को पाकिस्तान बुलाता है, वो आप आइए और मेरे साथ बैठ के बात कीजिए। और देखिए 2002 में ये लोग वाया दुबई, यहाँ से वीज़ा दुबई का लगता है, वहाँ के मिल जाता है, लेकिन दुबई से पाकिस्तान कैसे पहुँचते उसकी कोई एंट्री दोनों के पासपोर्ट पे नहीं थी। 2,60,000 रुपये की कोई एक मशीन थी जो बहुत ज़रूरी थी, बाकी पार्ट इधर उधर से मिल जाते थे। वो शायद जो पाउच बनते थे छोटे छोटे गुटखा के, उनकी जो परफरेशन होती है, जैसे एक पाउच को दूसरे से अलग करना है और उसको सील कैसे करना है, उसका काम वो कोई 2,60,000 रुपये की मशीन करती थी। उसको बड़े तरीके से चलाना पड़ता था। तो इस किस्म की शायद 2-3 मशीनें उनको टोटल मिला के लगनी थी वो प्लांट चलाने में, बाकी मशीनरी के अलावा। तो इन्होंने क्या किया, वो मान गए ठीक है जी हम लगा के देते हैं। अब दाऊद इब्राहिम के सामने बैठे हो, फैसला करवाने गए हो, तो उसकी बात भी माननी पड़ेगी। तो ये हिंदुस्तान वापस आके छोटे छोटे पार्ट्स में जो बड़ी मशीनरी होती है मेन, वो यहाँ से दुबई भेजी गई। दुबई से वो मशीनें कराची पहुँच गई। अब वो जिस मशीन की मैं बात करता हूँ, एक स्पेशलाइज मशीन छोटी थी, उसको ऑपरेट करने वाला जो आदमी था यहाँ पे, उसको बोला गया कि तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा, एक प्लांट नया लगाना है और ये मशीन तुम लेके जाओगे और इनको वहाँ के लोगों को चलानी सिखा के आओगे। अब ये शख्स बेचारा पता नहीं था, उसने पहले तो मना कर दिया कि मैं देश छोड़ के नहीं जाऊँगा। टेक्नीशियन था बेचारा, गरीब आदमी, केरला का रहने वाला, वो ज़्यादा तनख्वाह भी नहीं थी उसकी। 2-4 महीने में उसको लालच दिया गया कि तुम्हें साउथ अफ्रीका में हम भेजते हैं, वहाँ पे एक बड़ा प्लांट लगना है और तुम उसको संभालोगे, पैसे वाले बन जाओगे, खुद मालिक बन जाओगे। तो बड़े धोखे से उसको फुसला के दुबई ले जाया जाता है और दुबई से उसी तरह बिना पासपोर्ट स्टैंप लगे वो आदमी कराची पहुँच जाता है और उसके साथ साथ वो मशीनरी भी भेज दी जाती है। अब देखिए वो आदमी बेचारा, जिसका 1 महीने 2 महीने का काम था वो मशीन चालू करना, लेकिन कोई ना कोई अड़चन कराची में आती गई। पहले वो बिल्डिंग रेडी नहीं थी जहाँ ये प्लांट लगना था, फिर जो बड़ी मशीनरी गई थी वो लगाने में टाइम लगा। करते करते 3 साल उस शख्स को बेचारे को 2002 का गया हुआ, 2005 में वो आदमी बड़ी मुश्किल से जान बचा के वापस भारत लौटता है। 2005 में उस प्लांट का उद्घाटन भी होता है और कहा यह भी जाता है, लेकिन उसकी कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई कि JM जोशी उसका जब उद्घाटन हुआ था 2005 में तो भी कराची जाके आया था उसी तरह वाया दुबई, लेकिन पासपोर्ट पे कोई कराची की स्टैंप नहीं। ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ है, बहुत से किस्से आपको सुनाए हैं कि कैसे पाकिस्तान की जो लोग हैं उनकी मदद से दुबई से कराची कैसे पहुंचा जाता है। खैर, अब 2005 में जब वो शख्स वापस आता है तो मुंबई पुलिस के पास JJ मार्ग पुलिस स्टेशन में शिकायत करता कि 3 साल मुझे किडनैप करके रखा गया, मुझे अपनी फैमिली से, परिवार से दूर रखा गया। और उसने जो कंप्लेंट करवाई उसमें JJ पुलिस स्टेशन, जो JJ मार्ग पुलिस स्टेशन है, JJ हॉस्पिटल के अंदर बना हुआ है, जहाँ पे बहुत बड़ी एक बार फायरिंग भी हुई थी
और उन गवली के लोगों पे जिन्होंने दाऊद इब्राहिम के बहनोई के ऊपर गोली चलाई थी। तो चलते चलते वो केस सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसके बाद जांच में तेज़ी आती है। अब सीबीआई को भी देख लीजिए कितने साल लगे उस केस को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए, लेकिन अभी भी एक तरीके से केस ख़त्म नहीं हुआ। ये तो सीबीआई कोर्ट का फैसला है। अभी इसके जजमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट जाया जाएगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाया जाएगा। इसके पहले भी ऐसे हो चुका है, वो भी आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि कैसे जेएम जोशी ने अपनी ज़मानत एक बार सुप्रीम कोर्ट से ली थी एक दूसरे कोर्ट केस में। तो ये केस चलते हुए जब चला तो जेएम जोशी ने कहा कि मेरा दाऊद से कोई रिश्ता नहीं था, वो तो रसिक लाल का रिश्ता था। अब ये रसिक लाल का नाम क्यों ले रहा है? धालीवाल का रिश्ता था, क्योंकि जब ये केस की ट्रायल चल रही थी तो 2017 में रसिक लाल की मृत्यु हो चुकी थी। वो भी अक्यूज था। इस टोटल 8 अक्यूज थे इस केस में। 2 जिनके मैंने नाम बताए, वो एक जोशी, रसिक लाल, दाऊद, एक दाऊद का ब्रदर इन लॉ, उसका नाम था अब्दुल अंतुले। अब्दुल अंतुले भी दाऊद का ब्रदर इन लॉ। तो इस किस्म के 2 और लोग थे। एक बरी हो गया बाद में, एक जो था वो शायद सरकारी गवाह बन गया था। तो इस तरीके से 8 से 8 लोगों का ये केस चला था। अब रसिक लाल की डेथ हो जाती है। उसके बाद जेएम जोशी का स्टैंड बदल जाता है। वो कहता है कि मुझे तो रसिक लाल लेके गया था, मैं कराची जाने को तैयार नहीं था और मेरा कोई दाऊद से रिश्ता नहीं था, इनका पुराना रिश्ता था। मैं तो एक टेक्निकल आदमी हूँ, मैं तो फार्मूला बनाता था, मशीनरी बनाने का काम, चलाने का काम तो रसिक लाल का था। लेकिन वो जो शिकायत करता है, जिसको 3 साल वहाँ रहना पड़ा, उस शख्स ने कहा कि रसिक लाल का नहीं, ये तो सब जेएम जोशी का करना धरना था। अब खैर लंबा चौड़ा केस चला और अल्टीमेटली इसमें कल सोमवार को 10 साल की सज़ा मिल गई। अब जोशी किसी किस्म के जो कंट्रोवर्सीज होती हैं उनमें शुरू से रहा। थोड़ा सा बता देता हूँ, 2001 में एक बहुत सेंसेशनल केस हुआ था पंचगनी और महाबलेश्वर के बीच में। देवेंद्र सिंह परिहार वहाँ पे एक स्कूल चलाते हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं, जौनपुर के। उनका एक ही बेटा था कुणाल परिहार। वो क्रिकेट का खिलाड़ी भी था, बहुत हैंडसम लड़का था, 6 फुट हाइट उसकी, लंबा चौड़ा। उसका इश्क हो जाता है जोशी की बेटी के साथ और वो दोनों, उनकी एंगेजमेंट भी हो जाती है। उसके बाद वो दोनों घर से भाग जाते हैं, जिसको एलोप कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट में चले जाते हैं भाग के और वहाँ शादी भी कर लेते हैं। लेकिन जोशी खानदान को ये शादी पसंद नहीं आई। वो उसकी शादी अपनी फैमिली में कहीं करना चाहता था। तो जब जो लड़का लड़की वापस आते हैं पंचगनी, तो जो प्रहार परिवार है वो जोशी फैमिली कहने पे कि आप एक बार हमारी लड़की को घर भेज दीजिए तो हम बड़े शानो शौकत से इनकी शादी दोबारा कर देंगे। तो लड़की को भेज दिया जाता है, लेकिन हुआ ऐसे नहीं। उसके बाद परिवार पे जोर डाला गया कि आप अपने लड़के को बोलो कि हमारी लड़की से दूर रहे। अब इनकी शादी हो चुकी है, वो दूर कैसे रहे? ना लड़की मान रही थी ना लड़का मान रहा था। खैर जोशी परिवार ने एक दिन कुछ आदमी भेजे कि वो लंबा चौड़ा किस्सा है। उस यंग लड़के को, कुणाल परिहार को, जब अपनी गाड़ी में जा रहा था पंचनदी के पास, उसके ऊपर 7 लोग हथियारबंद लोग उस पर हमला करते हैं और उसको बाकी हथियारों से मारने के बाद गोली भी मारी जाती है और उसको मार के चले जाते। अकेला बेटा अपने माँ बाप का। वो एक एपिसोड मैंने बनाया था 294, आप देख भी सकते हो हमारा चैनल पे, 294 नंबर। बहुत डिटेल में सब ये किस्सा मैंने सुनाया हुआ है। उसके बाद उसमें भी 7-8 लोग जो थे वो आरोपी बनते हैं, जिनमें जोशी खुद, इसकी पत्नी, इसकी बेटी, इन लोगों को भी आरोपी बनाया जाता है।
लेकिन जोशी ज़मानत के लिए अप्लाई करता है, ज़मानत नहीं मिलती, फिर हाई कोर्ट जाता है और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल ले लेता है। ये बहुत हैरानी होती है कि एंटीसिपेटरी बेल के लिए आदमी सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा, लेकिन ओवर द ईयर वो 17 पुलिस में केस चलता रहा, होता रहा और अल्टीमेटली करते करते जोशी बरी हो जाता है। जो मारने वाले एक्चुअल किलर थे उनमें से कुछ को सज़ा होती है थोड़ी बहुत, लेकिन उस परिवार की किसी ने नहीं सुनी। कई साल प्रहार फैमिली जो थी वो पंचगनी छोड़ के, अपना स्कूल छोड़ के पूना जाके भाड़े के मकानों में रहते रहे। उसके बाद मुंबई आके जो दारा सिंह जी थे, पहलवान, फिल्मों में काम भी करते थे, एक्टर थे, बहुत बड़े डायरेक्टर, उनके घर के जो एक पोर्शन लेके किराए पे दारा विला में भी कुछ समय रहे। उसके बाद उनको पुलिस सिक्योरिटी भी दी गई, सब हुआ, लेकिन वो फैमिली जो एक बार इस बड़े सदमे से गुजरती है तो दोबारा खड़े होना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद अभी 2009 में इनका सन इन लॉ, अब मुझे पता नहीं वही लड़की की जो दोबारा शादी की थी वही सन इन लॉ है जो दूसरी कोई लड़की थी, उसकी डेड बॉडी मुंबई के एक 5 स्टार होटल में पाई जाती है, कमरा नंबर 1201 में, ऑर्चिड होटल, एयरपोर्ट और सांता क्रूज एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ। वो भी हमारे मित्र ही हैं जिनका होटल है, कामत ग्रुप वालों का, वहाँ से उसकी बॉडी मिलती है। अभी पिछले साल 2 साल पहले 2021 में उनका बेटा है सचिन जोशी, फिल्मों में काम करता है, कुछ सीरियल किए, अपने को प्रोड्यूसर एक्टर भी कहता है। उसके ऊपर ईडी की बहुत बड़ी रेड हुई थी और वो भी बहुत सुर्खी में रहा केस। अभी थोड़े दिन पहले, 10-12 दिन पहले, एक खबर मैंने पढ़ी कि ईडी ने उसको उस केस में क्लीन चिट दे दी है। तो इस किस्म के, वो एक बार बेंगलौर में भी अरेस्ट हुआ था मानक चंद का ट्रेडमार्क इस्तेमाल करके गुटखा बनाते हुए। तो इस किस्म की ये फैमिली परिवार, पैसा है, बहुत है, वकील हैं, जान पहचान है, पहुंच है, तो कहीं तक भी केस लड़ सकते हैं। अभी ये सीबीआई कोर्ट ने तो जजमेंट दे दी, अब लड़ाई चलेगी सुप्रीम कोर्ट तक। अब देखते हैं वो आदमी जिसको मशीन लगाने के चक्कर में 3 साल किडनैपिंग करके रखा, उस बेचारा कब तक ये लड़ाई लड़ता रहेगा और कानून कब तक किसी तरह ऐसे लोगों के हाथ में खेलता रहेगा। तो आने वाले दिनों में इसी किस्म के और कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।